अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट लीडरशिप द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल करने में उस बिजनेस की मैनेजमेंट का एक मेन रोल होता है और आज हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर वो क्या क्या पॉइंट्स, वो क्या क्या हायरार्कीज होती हैं जिनकी बुनियाद पर हम एक अच्छी मैनेजमेंट को डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम सिंपली मैनेजमेंट की बात करें तो व्हाट मैनेजमेंट इज़, management process of achieving organizational objectives throughout people and other resources। बुनियादी तौर पे जब भी कोई बिजनेस होता है तो उस बिजनेस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होती है और इस ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह की रिसोर्सेज होती हैं, जिसमें से हम एक रिसोर्सेज को कहते हैं कैपिटल रिसोर्सेज और दूसरी रिसोर्सेज को कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। कैपिटल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि हम फाइनेंस से हासिल करते हैं, जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, मटेरियल वगैरह। और ह्यूमन रिसोर्सेज हम कहते हैं वो रिसोर्सेज जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज होते हैं, वर्कर होते हैं, इनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके अंदर तीन तरह के वर्कर होते हैं, एक होते हैं सेमी स्किल, एक होते हैं अनस्किल्ड और एक होते हैं हाईली स्किल्ड। तो ये तीन तरह के वर्कर के कम्बिनेशन को हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं थ्रू आउट पीपल एफर्ट्स। इट्स कॉल्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हिरार्की होती है और इस हिरार्की ऑफ मैनेजमेंट में हमारे जो है तीन लेवल होते हैं। एक लेवल होता है टॉप मैनेजमेंट, दूसरा लेवल होता है हमारा मिडिल मैनेजमेंट और तीसरा लेवल होता है हमारा फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। और उसके बाद हमारे चौथे लेवल पे आते हैं नॉन मैनेजरियल स्टाफ। तो ये हिरार्की जो मैनेजमेंट की है, ये एक सीक्वेंस में होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और इसके ज़रिए जो है हमारी अथॉरिटीज़ जो है लाइन अथॉरिटीज़ की शक्ल इख्तियार करती हैं और इस तरह मैनेजमेंट अपनी प्रोग्रेस, प्रोडक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होती है। अगर हम बात करें टॉप मैनेजमेंट की, तो टॉप मैनेजमेंट में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे हम सीईओ कहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसे हम सीएफओ कहते हैं और गवर्नमेंट वगैरह। सेकंड हमारी आती है मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट के अंदर हमारे जो है रीजनल मैनेजर्स, उसके बाद डिवीजन हेड्स एंड डायरेक्टर्स, डीन्स। उसके बाद थर्ड लेवल पे हमारा ही आती है फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। इसके अंदर सुपरवाइज़र होते हैं, डिपार्टमेंट चेयरपर्सन होते हैं, प्रोग्राम मैनेजर होते हैं। तो ये एक सीक्वेंस में सबसे टॉप अथॉरिटी हमारी टॉप मैनेजमेंट होती है, उसके बाद मिडिल मैनेजमेंट होती है, उसके बाद हमारी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होती है और उसके बाद हमारा नॉन मैनेजर वर्कर या स्टाफ आ जाते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली परफॉर्मेंस या प्रोडक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं। इनके दरमियान में रिलेशनशिप होता है हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में लाइन अथॉरिटी का, जो कि सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है टॉप मैनेजमेंट के पास। उसके बाद वो अपनी अथॉरिटी में से मैक्सिमम अथॉरिटी डेलीगेट्स कर देते हैं मिडिल मैनेजमेंट को और इसी तरह मिडिल मैनेजमेंट आगे अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर देती है डेलीगेशन की सूरत में फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट। और कुछ अथॉरिटी हम नॉन मैनेजर वर्कर या स्टाफ को भी देते हैं ताकि वो अपनी कैपेसिटी में बेहतर तरीके से परफॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में रोल प्ले कर सकें।
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अहम रोल होता है वो होता है मैनेजर का, क्योंकि मैनेजर जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बैकबोन का रोल प्ले करता है। जितना कॉम्पिटेंट, जितना वेल वर्स, जितना एक्सपीरियंस मैनेजर होगा, उतनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। यही वजह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स की कॉम्पिटेंसी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसकी स्किल्स, और उस स्किल्स में कुछ खास स्किल्स हैं जो मैनेजर के पास होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर सबसे पहले जो मैनेजर के लिए स्किल रिक्वायर्ड होती है वो होती है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स किसे कहते हैं कि वो स्किल्स होती है जिसमें जॉब स्पेसिफिक नॉलेज उसके पास होनी चाहिए, यानी जो भी उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे रिलेटेड उसके पास एक सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, और उसके पास वर्क टास्क को अचीव करने के लिए एक पूरा रोड मैप होना चाहिए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेहतर तरीके से फुलफिल कर सके। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर का टेक्निकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो टेक्निकल नहीं होगा उस वक्त तक वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा। उसके बाद जो मैनेजर की एक और स्किल्स आती है जिसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होती है एक मैनेजर के लिए, क्योंकि मैनेजर का काम काम करना नहीं बल्कि काम करवाना होता है। तो उसके अंदर जो सेकंड स्किल आती है मैनेजर की वो आती है ह्यूमन स्किल। ह्यूमन स्किल वो एबिलिटी होती है कि वो लोगों के साथ मिलकर परफॉर्म कर सके। अपने सबॉर्डिनेट, जहाँ मैनेजर होता है वहाँ सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं, और ये सबॉर्डिनेट और मैनेजर्स का एक ग्रुप बन जाता है। तो एक मैनेजर जब तक ह्यूमन स्किल नहीं रखेगा उस वक्त तक अपने सबऑर्डिनेट्स को सही तरीके से ना अंडरस्टैंड कर सकेगा, ना उनकी कॉम्पिटेंसीज को यूटिलाइज कर सकेगा, और ना अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेगा। तो यही वजह एक मैनेजर का जो है ह्यूमन स्किल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी बुनियाद पे वो लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड करता है, लोगों को मोटिवेट करने में कामयाब होता है, और इस तरह वो उनके पोटेंशियल से मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने में कामयाब होता है। तीसरी जो मैनेजर के लिए स्किल ज़रूरी होती है वो होती है कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल द एबिलिटी टू थिंक एंड conceptualize about abstract and complex situation। कॉन्सेप्चुअल स्किल वो ख़ास स्किल होती है मैनेजर की जिसकी बुनियाद पर वो परफॉर्मेंस के दौरान आने वाली वो क्रिटिकल सिचुएशन, वो डिफ़िकल्ट कंडीशन, वो अनसर्टेनिटी जिनकी पॉसिबिलिटीज़ एंड प्रोबेबिलिटी होती हैं, वो उस दौरान में ऑर्गेनाइजेशन को ऑन द बेसिस ऑफ इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग उससे बाहर निकालता है। और कॉन्सेप्चुअल स्किल के ज़रिए वो किसी भी डिसीजन मेकिंग को करने से पहले उसके प्रॉब्लम्स को जो उसके सामने आती हैं उनके कॉजेज़ को जानने की कोशिश करता है, और उस कॉजेज़ को रिमूव करके वो ऑर्गेनाइजेशन को उसके फंक्शन की तरफ स्मूथली आगे बढ़ाने में कामयाब होता है। तो बुनियादी तौर पे एक मैनेजर के पास 3 स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें पहली थी टेक्निकल स्किल, दूसरी थी ह्यूमन स्किल, और तीसरी थी कॉन्सेप्चुअल स्किल। अब अगर हम बात करें द मैनेजरियल फंक्शंस, एक मैनेजर को फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करने होते हैं, तो मैनेजर को जो फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं उसके अंदर सबसे पहला फंक्शन आता है प्लानिंग। प्लानिंग फंक्शन क्या है? अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व defining goal, establishing strategies for achieving those goals, and develop plan to integrate and coordinate activities। किसी भी बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर मैनेजरियल फंक्शन जो है बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, और इन फंक्शन ऑफ मैनेजर के अंदर जो पहला फंक्शन आता है वो होता है प्लानिंग। प्लानिंग वो मरहला होता है जिसमें एक मैनेजर प्लान करता है कि हम फ्यूचर में जो परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं उसके लिए आइडियल गोल क्या होंगी, उसके आइडियल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। तो वो इस तरह एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग इस्टेब्लिश करता है गोल्स को एंड ऑब्जेक्टिव्स को। फिर उसके बाद वो डिटरमाइन करता है, डेवलप करता है आइडियल स्ट्रेटजीज़, कि हम वो कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको यूटिलाइज करके हम अपनी
एफिशिएंटली और इफेक्टिवली गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। और फिर वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके अंदर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन होती है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया है उस पर जितने लोग इन्वॉल्व होकर परफॉर्म करेंगे उन तक उस प्लान को बेहतर तरीके से पहुंचाया जाए, ताकि वो उस प्लान के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करें और इस तरह वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का सबब बने। तो ये हमारा पहला फंक्शन था जिसको हम कहते हैं प्लानिंग। उसके बाद दूसरा हमारा फंक्शन आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या है? a management function that involves arranging and structuring work to accomplish organizational goal। ये वो मरहला आता है जिसके अंदर एक मैनेजर जो है अरेंज करता है वो तमाम नेसेसरी रिसोर्सेज को, वो डेवलप करता है वो तमाम रिक्वायरमेंट को और उसकी बुनियाद पर, ताकि हम फ्यूचर में परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट कर सकें, प्रोडक्टिविटी स्टार्ट कर सकें। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ब्लेंडिंग ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। इसके ज़रिए जो है हम ह्यूमन रिसोर्सेज कि हमें कितनी तादाद में कौन सी टाइप्स ऑफ वर्कर्स की ज़रूरत है, और कैपिटल रिसोर्सेज कि हमें कितनी कैपिटल रिसोर्सेज की ज़रूरत है। फिर उसके बाद जो है वो फॉर्मल स्ट्रक्चर डेवलप करता है, फिर अथॉरिटी अरेंज होती है, और उसके बाद जो है वर्क डिवीज़न की बुनियाद पर हम एम्प्लॉइज़ को कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और इस तरह कंट्रोल करके अपने प्लान को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जाते हैं, ताकि हम एकम्प्लिश कर सकें अपने ऑब्जेक्टिव को। यानी जैसे ही हम प्लानिंग का फर्स्ट फंक्शन करते हैं, मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग एग्जीक्यूट करते हैं, तो हम जब उसको इम्प्लीमेंट की तरफ लेके जाते हैं तो हमें जो है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसके बाद तीसरा मैनेजर फंक्शन जो आता है वो आता है डायरेक्टिंग। और डायरेक्टिंग वो फंक्शन होता है अ मैनेजर फंक्शन दैट इन्वॉल्व वर्किंग विद एंड थ्रू आउट पीपल टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डायरेक्टिंग वो फंक्शन है जिसके अंदर एक मैनेजर जो है गाइडलाइन फराहम करता है अपने एम्प्लॉइज़ को, मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉइज़ को, ताकि वो सक्सेसफुली ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश कर सके, अचीव कर सके। तो यहाँ पर जो जितने हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे वो मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे वो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट हो, हर लेवल पर हर मैनेजर का एक अच्छा डायरेक्टर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक मैनेजर एक अच्छा डायरेक्टर नहीं होगा उस वक्त तक वो सही अपने सबऑर्डिनेट को ना तो मोटिवेट कर सकेगा, ना अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कर सकेगा, ना अपने सबऑर्डिनेट को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकेगा। तो एक मैनेजर के लिए तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजर जो होता है वो होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है मैनेजर का वो आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग, कंपेयरिंग, करेक्टिंग वर्क परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग के अंदर मैनेजर का सबसे चैलेंजिंग फंक्शन होता है, जिसमें अक्सर मैनेजर सही तरीके से अगर परफॉर्म ना करें तो उनकी जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव हो या तो अचीव ही नहीं होते, या उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो एक मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो अच्छा कंट्रोलर हो, और कंट्रोलर होने के लिए उस वो मॉनिटर एक अच्छे अच्छे मॉनिटरिंग करता है, और वो कंपैरिजन करता है। ये कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान होता है। एक हमारे होते हैं प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड, और दूसरा होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस। यानी किसी भी काम को करने के लिए जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट किए थे वो क्या है, और जो हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं एग्जीक्यूट, उस परफॉर्मेंस का लेवल क्या है। अगर हमारे स्टैंडर्ड्स और हमारी परफॉर्मेंस में सिमिलरिटी है यानी इक्वल है, तो इसका मतलब आपकी कंट्रोलिंग श्योर है, कंट्रोलिंग परफेक्ट है। लेकिन अगर आपकी जो है स्टैंडर्ड ज़्यादा हैं और परफॉर्मेंस कम है, तो इसका मतलब आपकी कंट्रोलिंग वीक है। स्टैंडर्ड और परफॉर्मेंस के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं डेविएशंस। ये डेविएशन इंडिकेट करती है कि हमें ज़रूरत है करेक्टिव एक्शन की, यानी एक ऐसा करेक्टिव एक्शन लेना जिसमें हम अपनी परफॉर्मेंस को इक्वल टू अपने स्टैंडर्ड ले जाएं,
और अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव करने में कामयाब हो जाए। तो बुनियादी तौर पे जो एक मैनेजर के फंक्शन ये 4 होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है डायरेक्टिंग और चौथा होता है कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के अंदर एक मैनेजर का एफिशिएंट और इफेक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक मैनेजर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं हासिल करेगा तो वो मैनेजमेंट में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो ये बड़े की टर्म्स हैं मैनेजमेंट के, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं और इफेक्टिवनेस किसे कहते हैं। एफिशिएंसी की अगर बात करें, डूइंग थिंग राइट और गेटिंग द मोस्ट आउटपुट फ्रॉम द लीस्ट इनपुट और लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट। एफिशिएंसी कहते हैं कि चीज़ों को इस तरह करना है कि कम से कम इनपुट में, यानी जब हम कोई भी परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें रिसोर्सेज का इनपुट होता है। ये इनपुट होता है कैपिटल रिसोर्सेज का, ये इनपुट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, और इसके नतीजे में हमें फिर जो आउटपुट हासिल होता है, चाहे वो सर्विस के शेप में हो, चाहे वो प्रोडक्ट की शेप में हो, चाहे वो गुड्स की शेप में हो, ये हमारा कहलाता है आउटपुट। तो एफिशिएंसी कहते हैं कि अगर मैनेजर मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर रहा है तो इसका मकसद वो एफिशिएंसी को अचीव करने में कामयाब हो गया। और अगर वो मैक्सिमम आउटपुट में मैक्सिमम इनपुट में मिनिमम आउटपुट हासिल कर रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे एफिशिएंसी वीक है। और एफिशिएंसी वीक होने का मकसद है कि आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीके से अचीव नहीं कर सकेंगे। तो एक मैनेजर का एफिशिएंसी को मैनेज करना, इन्हेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कीवर्ड आता है मैनेजमेंट में, वो आता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस किसे कहते हैं? डूइंग द राइट थिंग और कंप्लीटिंग एक्टिविटीज सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अटेंड। इफेक्टिवनेस का ताल्लुक होता है हमारी क्वालिटी ऑफ वर्क से, एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है हमारी स्पीड ऑफ वर्क से। तो जब हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो उसका मकसद है कि हमें काम को सिर्फ तेज ही नहीं करना बल्कि काम को सही भी करना है, और इस तरह करना है कि जो हमने क्वालिटी एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग डिटरमाइन की है उस लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस को लेके जाएं। तो जब हम मैनेजमेंट के अंदर एफिशिएंसी एज वेल एज इफेक्टिवनेस हासिल करने में कामयाब होते हैं, यही वो वक्त होता है कि जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को बेहतर तरीके से अचीव करने में कामयाब होते हैं। तो मैनेजमेंट नाम ही है दो वर्ड का, एक है एफिशिएंसी और एक है इफेक्टिवनेस। उसके बाद मरहला आता है सेटिंग अ विजन एंड एथिकल स्टैंडर्ड फॉर द फर्म। एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विजन का डेवलप करना और एथिकल स्टैंडर्ड को डेवलप करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मोनी क्रिएट की जा सके। विजन किसे कहते हैं? विजन परसेप्शन ऑफ मार्केट प्लेस नीड एंड अ वे अ फर्म कैन सेटिस्फाई देम। विजन बुनियादी तौर पे बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है जो कि हम प्रीवियस सेक्शंस क्लासेस में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और विजन के ज़रिए जो है एक मैनेजर जो है परसेप्शन ऑफ मार्केट नीड्स डेवलप करता है कि हमारी जो बिज़नेस, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, उसकी मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है और हम किस तरीके से इसको बेहतर तरीके से फुलफिल करके कस्टमर या कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं विजन की, तो विजन का मकसद होता है अब फ्यूचर में अपने आप को लॉन्ग टर्म देखना, कि हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिजनेस की डायरेक्शन कहाँ तक लेकर जाना चाह रहे हैं, हमारा बिजनेस जो है उसकी सिमत क्या होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो एक मैनेजर का विजनरी होना बहुत ज़रूरी है जिसकी बुनियाद पे वो लॉन्ग टर्म प्लान करने की पोजीशन में होता है। अब अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की, प्लानिंग जो हम करते हैं मैनेजमेंट के अंदर उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो प्लानिंग का जो सबसे बुनियादी फ़ायदा होता है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो ये है कि फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है।
फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज की एक लार्ज वैरायटी मौजूद होती है। जब भी हम किसी काम को विदाउट प्लान करते हैं तो ये अनसर्टेनिटी हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग और प्रॉब्लम का सबब बनती है। और जब हमारे पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मल प्लान नहीं होता तो हम उस चैलेंजिंग पोजीशन में ट्रैप हो जाते हैं और हम अपने टारगेट, एम्स या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में नाकाम हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्लान डेवलप करते हैं तो ये प्लान हमारे लिए बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करता है। इस प्लान की बुनियाद पे फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को पहले से ही कैलकुलेट किया जाता है और हम इस प्लानिंग के ज़रिए उन अनसर्टेनिटी को पहले ही ऑब्जर्व करके उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन डेवलप करते हैं, ताकि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम को एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से सॉल्व करके अपनी सक्सेस की तरफ जाया जा सके। तो प्लानिंग का सबसे बुनियादी फ़ायदा होता है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, जिसको हम ख़त्म तो नहीं कर सकते लेकिन मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हम अकॉर्डिंग टू प्लान उसको मिनिमाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो यही वजह है कि किसी भी सर रिस्क मिनिमाइज करते हैं प्लानिंग से, अचीव अगर हम प्लानिंग करते हैं तो रिस्क मिनिमाइज हो जाते हैं। जी, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कहते ही रिस्क हुआ है। फ्यूचर में बहुत सारे रिस्क मौजूद होते हैं। ये रिस्क एक्सपेक्टेड भी होते हैं और रिस्क अनएक्सपेक्टेड भी होते हैं, और यही वो रिस्क हैं जो हमारे लिए अनसर्टेनिटीज का सबब बनते हैं। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो हम इन रिस्क को पहले से कैलकुलेट करते हैं और रिस्क को पहले से कैलकुलेट करके मिनिमम लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। और हमारे पास फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए प्लान एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। और इसी वजह से अकॉर्डिंग टू बाय द हेल्प ऑफ प्लान हम कम वक्त में बेहतर डिसीजन मेकिंग के ज़रिए अपने उन रिस्क को रिमूव करने में, मिनिमम करने में, अनसर्टेनिटी को रिमूव करने में, मिनिमम करने में कामयाब हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लान की, तो बुनियादी तौर पे टाइप्स ऑफ प्लान दो होते हैं। एक प्लान होता है हमारा स्ट्रेटेजिक प्लान और एक हमारा होता है टैक्टिकल प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लान और टैक्टिकल प्लान में फ़र्क क्या है? आसान लफ्ज़ों में याद रखने के लिए, स्ट्रेटेजिक प्लान होता है वो प्लान जो लॉन्ग टर्म बेसिस होता है, जो कम से कम यानी 2 साल या 3 साल और इससे ज़्यादा एज मच एज पॉसिबल, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। और टैक्टिकल प्लान वो होता है कि जो हम 1 साल के लिए प्लान करते हैं कि करंट ईयर, इन दिस ईयर, जैसे सच एज 2021 चल रहा है, इस 2021 में वो कौन से हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हैं जिनको हम अचीव करना चाहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों प्लान डेवलप करती है, स्ट्रेटेजिक प्लान भी और टैक्टिकल प्लान भी। स्ट्रेटेजिक प्लान जो है ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म अगले 5 या 10 साल के लिए डेवलप करती है, जिसके स्टेप्स होते हैं विजन डेवलप करना, मिशन डेवलप करना, गोल्स को आइडेंटिफाई करना, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करना, उसके बाद स्ट्रेटजीज बनाना, पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, इसी तरह जो है बजटिंग करना। तो ये हमारे कहलाते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फिर उसके बाद हम टैक्टिकल प्लान करते हैं। टैक्टिकल प्लान के ज़रिए हम क्या करते हैं कि हम जो है अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को डिवाइड करते हैं ईयर बाय ईयर, और इस तरह हम उसको ईयर बाय ईयर डिवाइड करके अपने ईयरली ऑब्जेक्टिव के ज़रिए स्ट्रेटेजिक प्लान पे इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ऑपरेशनल प्लान। ऑपरेशनल प्लान क्रिएट करता है स्टैंडर्ड और गाइड करता है क्या कि हम किस तरीके से अपने बिजनेस के ऑपरेशन को, अपने बिजनेस के सीक्वेंस को, वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हमने डिटरमाइन की हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, वो बाय द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय, टीम्स एंड ग्रुप किस तरीके से हम अचीव करेंगे। तो ये हमारा कहलाता है ऑपरेशनल प्लान। तो ये 3 प्लान हो गए, स्ट्रेटेजिकल प्लान, टैक्टिकल प्लान एंड ऑपरेशनल प्लान। फिर उसके बाद एक हमारा प्लान आता है कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी प्लान कौन सा प्लान होता है? कंटीजेंसी प्लान वो प्लान होता है जिसमें हम जो है ऑल्टरनेटिव फ्यूचर में रिस्क और अनसर्टेनिटी को देखते हुए डेवलप करते हैं, और हम जो है इन प्लान को अपने लिए अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अपने पास सिक्योर और सेव रखते हैं,
कि अगर हमें फ्यूचर में किसी भी सरकमस्टेंसेस या कंडीशन की वजह से अपने प्लान के अंदर कोई चेंजिंग करनी पड़ी, या अपने प्लान जो हमारा प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं रहा, तो हम उस प्लान के अंदर ऐड कर देते हैं अपने कंटीजेंसी प्लान को, और ये कंटीजेंसी प्लान ही हमारी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने में सहारा बनता है, और हमारी स्मूथ जो है परफॉर्मेंस आगे बढ़ती है, हम क्राइसिस से निकलते हैं। कंटीजेंसी प्लान की एग्जांपल एक ये भी है कि जैसे गाड़ियों में एक स्पेयर व्हील होता है, वो उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं होता जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। जैसे ही ज़रूरत होती है तो वो रेडी टू यूज़ होता है, और हम उसको यूटिलाइज करके अपने ट्रैवल को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह कंटीजेंसी प्लान हमारे लिए एक ऐसा ऑप्शन होता है, ज़रूरत होती है तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं होती तो वो हमारे लिए एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद रहता है। ये हमारा कहलाता है कंटीजेंसी प्लान। उसके बाद हम बात करेंगे प्लानिंग एट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। प्लानिंग के जो मुख्तलिफ हमने टाइप्स देखी हैं, जिसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लान है, टैक्टिकल प्लान है, ऑपरेशनल प्लान है, कंटीजेंसी प्लान है। ये हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट में कौन किस लेवल पर इसके अंदर रोल प्ले करता है। इसके अंदर सबसे पहले जो है स्ट्रेटेजिक प्लान की अगर बात करें, तो ये प्लान आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करती है, और इस प्लान के ज़रिए जो है वो क्या करती है, वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को डेवलप करती है, फंडामेंटल स्ट्रेटजीज बनाती है, और लॉन्ग टर्म प्लान को डेवलप करती है। टैक्टिकल प्लान जो होता है वो मिडिल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है, और ये मिडिल मैनेजमेंट क्या करते हैं, क्वार्टरली एंड सेमी एनुअली प्लान डेवलप करते हैं, डिपार्टमेंटल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाते हैं, और इस तरह जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और टैक्टिकल प्लान के। ऑपरेशनल प्लान जो हमारा होता है वो सुपरवाइजरी पर होता है, यानी फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में, और यहाँ पे डेली वीकली प्लान बनाए जाते हैं, रूल्स प्रोसीजर फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट अपने रूल्स एंड प्रोसीजर को डेवलप करता है, और इस तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं। तो ये सुपरवाइजरी लेवल की जिम्मेदारी होती है ऑपरेशनल प्लान को डेवलप करना। फिर उसके बाद आता है कंटीजेंसी प्लान, प्राइमरी टॉप मैनेजमेंट बट ऑल लेवल कंट्रीब्यूट। कंटीजेंसी प्लान वो प्लान होता है जिसके अंदर हर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और इनकी कोऑर्डिनेशन और इनकी इश्तराक से ये प्लान डेवलप किया जाता है। ऑनगोइंग प्लान फॉर द एक्शन एंड कम्युनिकेशन इन द एमरजेंसी, यानी अगर सारी चीज़ें सर्टेन पोजीशन में स्मूथली चलती रहीं तो हम अपने ये 3 प्लान को यूज़ करते रहेंगे, चाहे वो स्ट्रेटेजिक प्लान हो, टैक्टिकल प्लान हो या ऑपरेशनल प्लान हो। लेकिन जैसे ही कोई ऐसी अनसर्टेनिटी या कोई बिग प्रॉब्लम आई, तो यहाँ पर हर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट जो है मिलकर कंटीजेंसी प्लान को ऑपरेशनल करेगी, ताकि हम उस क्राइसिस से ऑर्गेनाइजेशन को बाहर निकाल सकें। तो ये हमारा कहलाता है टैक्टिकल प्लान। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस, अगर हम बात करें कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की कि ये क्या होता है, तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस के अंदर जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो होता है मिशन स्टेटमेंट। मिशन स्टेटमेंट किसे कहते हैं, रिटन एक्सप्लेनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इंटेंशन एंड एम्स। बुनियादी तौर पे मिशन स्टेटमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का वो बुनियादी लॉन्ग टर्म बेसिस पे मकसद होता है, जिस मकसद के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपनी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करती है। मिशन स्टेटमेंट जो हमारे लिए एक डायरेक्शन क्रिएट करता है। मिशन स्टेटमेंट डिटरमाइन करता है कि व्हाट वी वांट टू बी, कि हम क्या होना चाहते हैं, यानी हमारी डिज़ायर विशेस क्या हैं फ्यूचर में अचीवमेंट से रिलेटेड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक प्लान में सबसे पहले हम डेवलप करते हैं मिशन स्टेटमेंट, और मिशन स्टेटमेंट के ज़रिए ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म बेसिस पर प्लान किया जाता है। स्टेप इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस की अगर बात करें, तो सबसे पहले जो हमारा
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेप आता है डिफाइन द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन। हमें सबसे पहले डेवलप करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, कि ऑर्गेनाइजेशन वो क्या मिशन है जो फ्यूचर में अचीव करने का इरादा रखती है। उसके बाद आता है मरहला सेट ऑब्जेक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। अभी जो मिशन है ये बहुत जॉइंट एम होता है, बहुत बड़ा मकसद होता है। हम इसको मुख्तलिफ ग्रुपिंग में, मुख्तलिफ स्टेप में डिवाइड कर देते हैं। ये स्टेप हमारे कहलाते हैं ऑब्जेक्टिव्स। इस तरह हम ऑब्जेक्टिव बाय ऑब्जेक्टिव अपने मिशन के करीब जाते हैं। फिर उसके बाद तीसरा स्टेज जो आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, वो आता है क्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर कम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। हम जो है अपनी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप करते हैं। और ये स्ट्रेटेजीज जो है वो रोड मैप होती हैं, वो सीक्वेंस होती है, वो स्पेसिफिक भी होती है, जिसके ज़रिए हम इन डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग ऑब्जेक्टिव को स्मूथली अचीव करने में कामयाब होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है इवेल्युएट रिजल्ट एंड रिफाइन द प्लान। आखिरी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर स्टेप आता है वो आता है हम इवेल्यूएट करते हैं रिजल्ट को, जो हमने रिजल्ट अचीव किए कि वो किस हद तक सेटिस्फैक्ट्री हैं या अनसेटिस्फैक्ट्री हैं, ताकि हम फ्यूचर में प्लान को रिफाइन कर सकें। तो ये बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस होता है, जिसके ज़रिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको एग्जीक्यूट और फिर इस पर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करते हैं।